हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्मा में उष्मांक एवं आर्द्रता और विशिष्ट ऊष्माधारकता। ये दोनों टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये हमारे वीडियो का भाग 2 है। अगर आप लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो और फिर भाग 2 के साथ आगे बढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं उष्मांक एवं आर्द्रता के बारे में। ठीक है, तो उष्मांक क्या होता है? हवा में पानी की वाष्प के कारण हवा में निर्मित होने वाले गीलेपन तथा नमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता कहते हैं। हवा में जो भी हम लोगों को गीलापन लगता है या फिर पानी लगता है या फिर ज़्यादा गर्मी में जब हम लोगों को पसीना आता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा गर्मी में हम लोगों को नमी महसूस होती है जो हवा में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे ह्यूमिडिटी। ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे उष्मांक किसे कहते हैं? उष्मांक क्या होता है? ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है? उष्मांक क्या होता है? तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं असंतृप्त मतलब क्या होता है और तृप्त मतलब क्या होता है या फिर संतृप्त मतलब क्या होता है। असंतृप्त मतलब गैसीय अवस्था में होना, ठीक है, हवा का गैसीय अवस्था में होना। संतृप्त मतलब हवा का द्रव्य में रूपांतरण या फिर गैस का द्रव्य में रूपांतरित हो जाना, ठीक है, इसे बोलेंगे संतृप्त। ठीक है, एक विशिष्ट तापमान की असंतृप्त हवा को लेकर उसका तापमान कम करते गए तो तापमान कम होते समय जिस तापमान पर वह हवा या फिर वह वाष्प असंतृप्त से संतृप्त हो जाती है उस तापमान को उष्मांक कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या बताया यहाँ पर? एक विशिष्ट तापमान पर हम लोग क्या करेंगे? असंतृप्त हवा को लेंगे और उसका तापमान कम करते जाएंगे। कम करते-करते एक ऐसा तापमान आएगा जहाँ पर ये जो असंतृप्त हवा थी, असंतृप्त वाष्प थी, उसका रूपांतरण किस में हो जाएगा? संतृप्त द्रव्य में हो जाएगा। उस तापमान को ही हम लोग क्या कहेंगे? उष्मांक कहेंगे। मतलब हवा में उपस्थित जो भी द्रव्य होगी वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? पूरी तरह से संतृप्त अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी या फिर आप लोग बोल सकते हैं द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? उष्मांक कहेंगे। ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता। यह बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है, जैसे कि हमारे जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है। हवा में उपस्थित नमी को कंट्रोल करने के लिए, उसे संतुलित करने के लिए प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है? तो ये होता क्या है? सापेक्ष आर्द्रता किसी भी निश्चित आयतन की वायु में वास्तविक जल वाष्प की मात्रा तथा उसी वायु के किसी दिए गए तापमान पर अधिकतम आर्द्रता धारण करने की क्षमता का अनुपात है। ये किस-किस चीज़ का अनुपात है? उस हवा में या फिर उस वायु में उपस्थित वास्तविक जल वाष्प, मतलब जितना उपस्थित है और वो जितना धारण कर सकता है। पहले हम लोग किसको रखेंगे? जितना उपस्थित है बटे वो जितना धारण कर सकता है। इन दोनों का ही अनुपात क्या होता है? प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता। अगर हम लोगों को इसे प्रतिशत में दिखाना है तो इसे हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तब ये हम लोगों को किस में मिल जाएगा? प्रतिशत में मिल जाएगा। उसका फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? फ़ॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, मतलब दिए गए आयतन में प्रत्यक्ष समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान, मतलब जितना अवेलेबल है, जितना अभी सापेक्ष रूप से है, बटे जितना वो धारण कर सकता है, मतलब अधिकतम आर्द्रता धारण करने की क्षमता। और इसी को हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता मिल जाएगी। ठीक है? तो ये हो गया इसका फ़ॉर्मूला। अभी इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि उष्मांक पर सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ठीक है? ये एग्ज़ाम में आ सकता है आप लोगों को। उष्मांक पर क्या होती है? सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। जब सापेक्ष आर्द्रता 60% यानी 60% से अधिक होती है तो हवा नम महसूस होती है, तथा सापेक्ष आर्द्रता 60% की अपेक्षा कम होती है तो हमें वह हवा कैसी लगती है? शुष्क लगती है। मतलब यदि हम लोगों को हवा में अच्छा फ़ील करना है, अच्छा महसूस करना है, तो हमारे आस-पास की सापेक्ष आर्द्रता 60 से अधिक होनी चाहिए। यदि 60 से कम होगी तो हम लोगों को हवा कैसी लगेगी? शुष्क लगेगी। हवा कुछ ड्राई लगेगी, एकदम ड्राई हवा लगेगी, एकदम सूखी-सूखी हवा लगेगी, जैसा कि हम लोग सर्दी के मौसम में महसूस करते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें जान लेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा की इकाई के बारे में, यूनिट ऑफ हीट के बारे में। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। जैसा कि एसआई प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या होती है? तो एसआई प्रणाली में
ऊष्मा की इकाई जूल होती है, ठीक है। वह सीजीएस में इसकी इकाई क्या होती है, कैलोरी होती है, ठीक है। एसआई प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। वह सीजीएस मापन प्रणाली में इसकी इकाई क्या होगी, कैलोरी होगी। इसके बाद 1 किलो कैलोरी हीट किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक यानी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर जो तापमान है वो कहाँ से कहाँ पर होना चाहिए, 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी तापमान नहीं चलेगा। अगर इससे कम होगा तो जो ऊष्मा है, ठीक है, यहाँ पर कम हो सकती है। अगर ज़्यादा तापमान पे हम लोगों ने कर लिया तो ऊष्मा ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए जो तापमान का रेंज लेना होता है वो कहाँ से कहाँ पर लेते हैं हम लोग, 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ही लेते हैं। तो वापस से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा किसे कहते हैं। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हम लोगों को 1 किलो कैलोरी ऊष्मा किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे 1 कैलोरी ऊष्मा किसे कहते हैं। तो पहले हम लोगों ने कितना पानी लिया था, 1 किलोग्राम लिया था। तो 1 कैलोरी के लिए कितना पानी लेंगे, 1 ग्राम पानी लेंगे। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ऊष्मा की इकाइयों के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा धारकता के बारे में। इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने क्या लिया, 3 गेंद लिए, ठीक है। गेंद के आकार के लोहे के या फिर किसी भी तत्व के टुकड़े लिए। तो उसमें 3 प्रकार के हम लोगों ने धातुएं ली, एक सीसा लिया, दूसरा तांबा और लोहा। अब इन तीनों धातुओं को हम लोगों ने क्या किया, एक ही तापमान पर गर्म किया, इनको एक ही तापमान पर ऊष्मा दी, यानी एक ही प्रकार से ऊष्मा दी। परंतु इन तीनों ने अलग-अलग ऊष्मा को धारण किया। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग-अलग मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित किया। जैसे कि शीशे ने सबसे कम ऊष्मा को अवशोषित किया। जब मैंने इसे मोम की मोटी परत पर डाला तो वो कम गहराई तक ही अंदर गया। परंतु तांबा उससे ज़्यादा गया, मतलब इसने ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित की होगी। और लोहा सबसे अंदर चले गया, मतलब इसकी ऊष्मा अवशोषित करने की क्षमता क्या है, सबसे ज़्यादा है। जिसे उसकी क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा धारकता। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा धारकता किसकी होगी, लोहा, क्योंकि लोहा सबसे अंदर तक चले गया, ठीक है। तो देख लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारकता होती क्या है। इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा धारकता कहते हैं, ठीक है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए वापस से रिपीट करेंगे। इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स।